तो आज जुमेरात के इस शुभ अवसर पे सबसे पहले तो आपको दोबारा से रिकॉल करा देते हैं 4 इक्वेशंस। The gravitational force of attraction between 2 point masses is directly proportional to product of both the masses and inversely proportional to square of the distance between them. According to Newton's law of gravitation, F is equals to G mm over r square, G m1 m2 over r square. Then gravitation field strength is force per unit mass, which is capital G m over r square. Then gravitational potential energy is work done in bringing a mass from infinity to that point in the field, which is minus G mm over r, whereas gravitational potential is work done in bringing a unit mass from infinity to that point in the field, and that is minus G m over r. ऐसे ही है भाई, सारे मेरे साथ हैं। आओ आज तो मैं एक मजे की चीज पढ़ाते हैं। ऐ मेरे प्यारे बच्चों, इस चैप्टर के शुरू में हमने सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ा था। ये चैप्टर शुरू यहां से हुआ था कि द ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू द सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द प्लैनेट। ऐसा ही है। जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था तो हमने सैटेलाइट को सही से पढ़ा। सैटेलाइट्स क्या होते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है, ये वो शमण हमण मणम, टाइम पीरियड के स्क्वायर का रेडियस की क्यूब के साथ क्या रिलेशनशिप है, और हर तरह की इक्वेशंस पढ़ी। बहुत सारे पास्ट पेपर्स किए, एक चीज नहीं पढ़ी, वो थी एनर्जीज ऑफ अ सैटेलाइट, कि आखिर एक सैटेलाइट की एनर्जी कैसे निकल सकती है। इसलिए उसमें हमें पता ही नहीं था कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, तो जाहिर है काइनेटिक एनर्जी से निकाल के क्या करते हैं। अब हमने पढ़ लिया पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी तो हमें पता है क्या होती है। तो अब एक काम करते हैं, उस अधूरे से टॉपिक को आज मुकम्मल कर देते हैं, व्हिच इज द एनर्जीज ऑफ अ सैटेलाइट। तो लेट्स से आपके पास एक सैटेलाइट है जो कि एक प्लैनेट के अराउंड मूव कर रहा है। प्लैनेट का मास है कैपिटल एम, सैटेलाइट का मास है स्मॉल एम। तो कंसीडर a satellite. So energy of a satellite of mass small m orbiting around a planet of mass capital M at a distance r from the center of the earth. ठीक है, तो we are at a distance r from the center of the earth, और mass of the satellite is small m. अगर मैं सैटेलाइट की पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहूँ, वेरी इजी पीजी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो 3 बातें जानते हैं, 3 बातें पता होनी चाहिए। जिस मास की पोटेंशियल एनर्जी चाहिए उसका मास क्या है, स्मॉल एम। जिस प्लैनेट की ग्रेविटेशन फील्ड में हो उस प्लैनेट का मास क्या है, कैपिटल एम। प्लैनेट के सेंटर से लेके सैटेलाइट तक का या आपके मास का डिस्टेंस क्या है, वो स्मॉल है। तो मेरे ख्याल से चुप करके माइनस जी एम एम ओवर आर लिखेंगे, इंशाल्लाह अफाका होगा, पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन बन गई। अच्छा, वैसे काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, लेकिन हम आपने देखा होगा उस पूरे चैप्टर में हम इंटरेस्टेड है हर चीज की इक्वेशन ना कैपिटल जी, कैपिटल एम, स्मॉल एम और आर की फॉर्म में ही बने, तो आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देते हैं। क्या आप सारे मानते हैं कि फॉर अ सैटेलाइट इट्स द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट प्रोवाइड्स अ सेंट्रीपिटल फोर्स? ऐसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स इज जीएमएम ओवर r square, whereas the centripetal force is mv square over r या mr omega square। यहाँ पे मैं definitely prefer करूँगा mv square over r लिखना। एक r को कैंसिल करूँगा, नहीं, दिल तो चाह रहा होगा आपका कि ये mv कैंसिल कर दे, ये mv कैंसिल कर दे, लेकिन ना, इनको कैंसिल ना करें। मुझे एक बात बताओ, राइट साइड पे आपके पास क्या बच गया? ये क्या है, mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर। तो सिर्फ आधे की कमी है, आधा आएगा और ये पूरा हो जाएगा। ऐसा ही है। तो जरा देखिएगा मैं क्या करूँगा। अगर मैं लिखूं मल्टीप्लाइड बोथ द साइड विद 1/2, तो तुम क्या कहोगे? कर सकता हूँ ना, मैथ्स मुझे अलाउ करती है ना कि मैं किसी भी इक्वेशन को दोनों तरफ सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ।
तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो GMM/R बन जाएगा, और राइट साइड पे mv स्क्वायर को 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हाफ mv स्क्वायर बन जाएगा। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? दिस हाफ mv स्क्वायर इज kinetic energy. It's the kinetic energy peeps. तो मैं कह सकता हूँ ना काइनेटिक एनर्जी बराबर हो गया 1/2 GMM/R के। बन गई पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन, बन गई काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन। हो गया आसान? पहले तो मुझे बताएं कितने लोग हैं जो यहां तक मेरी बात से सहमत हैं? Everyone, what are we trying to find? We are trying to find the energy, Kashif, Anas Kashif. काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के अभी तो हमें सिर्फ इक्वेशन बनानी है। क्या ये इक्वेशन समझ में आती है सबको? अनस जल्दी कंफर्म करो। अच्छा भाई, अब एक बात बताएं, पहले तो एक चीज समझ लें अच्छी तरह से। सही है, पहले तो एक बात सारे अच्छी तरह से समझ लें कि भाई फना समीर रोजा रिपीट कर दूं, अभी कर देता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी इज -GMM/R। इसमें कुछ समझाने वाली चीज नहीं, पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन ही यही होती है, -GMM/R। काइनेटिक एनर्जी की थोड़ी सी मदद करनी पड़ेगी कि भाई हमें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? GMM/R², और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? mv²/r। तो ये स्क्वायर से r कैंसिल हो जाएगा, तो आई विल बी लेफ्ट विद जस्ट mv² ऑन द राइट हैंड साइड एंड GMM/R ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। दोनों जगह पे मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब दोनों जगह 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो mv² से क्या हो जाएगा? हाफ mv², और ये GMM/R से क्या हो जाएगा? 1/2 GMM/R। तो ये हाफ mv² किसके बराबर है? काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 GMM/R। समीर जल्दी कंफर्म करो, क्लियर में आता है? अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ लें, ठीक है ना? आई नीड योर फुल अटेंशन एवरीवन, ये काम की बात है। देखिए ये जो पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन है ना, ये एक जनरल इक्वेशन है। एक सैटेलाइट की पोटेंशियल एनर्जी भी ऐसे निकलती है, बट अगर यहाँ पे सैटेलाइट ना भी होता, वैसे कोई मास पड़ा हुआ होता, फिर वो अर्थ की तरफ आ रहा होता, या अर्थ से दूर जा रहा होता, या वहां पे रुका हुआ होता, या घूम रहा होता, नाच रहा होता, जो कर रहा होता। If there is a mass which is at some distance from the center of the planet and you want to figure out its potential energy, this is how you figure out the potential energy. ये जनरल इक्वेशन है, समझ लो मेरी बात। ये काइनेटिक एनर्जी की जनरल इक्वेशन नहीं है कि जहां दिल में आया काइनेटिक एनर्जी निकालनी थी 1/2 GMM/R लगा दिया ना। ये है काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन ओनली फॉर सैटेलाइट, कि जहां सैटेलाइट ऑर्बिट कर रहा है किसी प्लैनेट के अराउंड, where the gravitational force is providing the necessary centripetal force। देखो ये इक्वेशन सैटेलाइट की है, बट ये कहीं भी इस्तेमाल हो सकती है। सैटेलाइट के लिए तो इस्तेमाल हो सकती है, उसके अलावा किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकलती है ऐसे -GMM/R से। बट काइनेटिक एनर्जी हमेशा ऐसे नहीं निकलती है। ऐसे काइनेटिक एनर्जी सिर्फ कहाँ निकलेगी? सैटेलाइट के निकलेगी, जहां पे द ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आई हैव सीन अ लॉट ऑफ किड्स कि भाई सर ने काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन पढ़ा दी 1/2 GMM/R, और सर ने बड़ा क्लियरली बताया था कि ये काइनेटिक एनर्जी किसके लिए? फॉर अ सैटेलाइट ओनली। अब 5 रिवर्स में हर बार सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी निकालना थोड़ी आता है। अब फॉर एग्जांपल पिछली क्लास में हमने नहीं देखा था कि एक मास इन्फिनिटी से आ रहा था और अर्थ के किसी डिस्टेंस पे उसने बोला काइनेटिक एनर्जी निकाल दो, तो आपने चुप से लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर कर लिया। अब वो सैटेलाइट थोड़ी है, वो तो बस एक पत्थर है ना जो आपकी तरफ आ रहा है। कोई मीटेरॉइड आ रहा है, कोई एस्टेरॉइड आ रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो वो वैसे ही निकलेगा, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ये नहीं कि बस अब सर ने काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन बता दी है तो जहां दिल में आया वो इक्वेशन यूज कर ली, ऐसा नहीं होगा। समझ लो मेरी बात। काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन दिस इज प्रिसाइजली फॉर, देखो हाफ mv² जहां दिल में चल रहा है वो काइनेटिक एनर्जी की जनरल इक्वेशन है। 1/2 GMM/R सिर्फ किसके लिए इस्तेमाल होगी? सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए इस्तेमाल होगी। क्या ये बात आप सबको ध्यान में रहेगी? एवरीवन लिसनिंग टू
Anything orbiting, this is what we call a satellite, na? Anything orbiting around a mass such that the gravitational force is providing the centripetal force. जवीबा, ठीक है? अबे नहीं भाई, कार की काइनेटिक एनर्जी से थोड़ी निकल जाएगी, वो हाफ एम जी स्क्वायर से निकालो ना बाकी सब। ये सिर्फ सैटेलाइट कैसे निकलेगी? I would appreciate to give responses from everyone, please. ठीक है? अच्छा, अब अगली बात वो ये कि इन दो इक्वेशंस में फर्क तलाश करें। बचपन में एक रिसाला आता था ना, दो तस्वीरें बनी हुई होती थी और बोलते थे फर्क तलाश करें। सबसे पहली बात तो अगर आपकी आंखें थोड़ी सी भी काम कर रही है तो सर एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है। और दूसरा फर्क क्या है सर? काइनेटिक एनर्जी वैल्यू में पोटेंशियल एनर्जी के मुकाबले में आधा है। ये हाफ है ना, ये जीएमएम ओवर आ रहे और ये 1/2 जीएमएम ओवर आ रहे। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि सर पोटेंशियल एनर्जी की जो, अगर मुझे किसी सैटेलाइट की पोटेंशियल एनर्जी पता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी उस पोटेंशियल एनर्जी का आधा होगी और पॉजिटिव होगी, आधी होगी और पॉजिटिव होगी। यानी अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी है -8000 जूल, समझाने के लिए कह रहा हूँ, सैटेलाइट है, उसकी लेट से पोटेंशियल एनर्जी -8000 जूल, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? +4000 जूल। ऐसा ही ना, फॉर्मूला दोनों का सेम है, सिर्फ 1/2 का फर्क है ना। तो जो वैल्यू होगी काइनेटिक एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू उसकी आधी, और जो वैल्यू होगी पोटेंशियल एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू उसकी आधी और पॉजिटिव होगी। समझ लो? सिमिलरली अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास एक सैटेलाइट है जिसकी काइनेटिक एनर्जी है 16000 जूल्स, उसकी पोटेंशियल एनर्जी पता कितनी होगी? -32000 जूल्स। इस काइनेटिक एनर्जी का डबल और नेगेटिव। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ, प्लैनेट ऑर्बिटिंग अराउंड प्लैनेट नहीं होता, प्लैनेट ऑर्बिटिंग अराउंड अ सैटेलाइट, वो अब अराउंड अ स्टार हो सकता है ना, स्काईशिप, वो भी एक नेचुरल सैटेलाइट ही है ना, वहाँ के लिए भी हो सकता है। ये बात सबको समझ में आती है। अब एक ग्राफ है जो मैं आपको दिखाऊंगा और मैं कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आपने बस वो ग्राफ देखना है एंड यू हैव टू जस्ट रेज योर हैंड कि आपको वो ग्राफ देख के समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। एनर्जी का ग्राफ बना रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। एनर्जी किसकी एनर्जी? सैटेलाइट की एनर्जी। ये ग्राफ है काइनेटिक एनर्जी का, ये ग्राफ है पोटेंशियल एनर्जी का। सिर्फ 2-3 मिनट मोहब्बत भरी निगाहों से देखें, ऑनलाइन वाले भी, एंड जस्ट राइट अंडरस्टूड इफ यू अंडरस्टैंड दिस ग्राफ। ठीक है, मेरे ख्याल से अब इतना आपको पता होना चाहिए कि आप देख के ना, बट बिला वजह मत बोल देना, समझ में आना चाहिए फिर ही बोलना। तो देख के जरा देखो, ठीक है भाई। हाँ,
अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ऐसा कोई मसले की बात नहीं है। कितने लोग यहाँ समझ में आएगा? देखो पहले मेरी बात सुन भाई, ये तो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ सबने ही पढ़ा हुआ है ना। पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ कैसा होता है? सरफेस पे मैक्सिमम नेगेटिव, दूर जाते रहोगे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी यहाँ तक कि ऑलमोस्ट जीरो टच करेगी। तो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ तो पीछे आप ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हो, तो ये वही ग्राफ यहाँ पे बना दिया है। पहले मुझे बताओ ऐसा, क्या पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ समझ में आता है? बिल्कुल, अभी मोहब्बत भरे अल्फाज में बताते हैं। समीर आपको समझ आ रहा है? पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ समझ आ रहा है? आ रहा है। अच्छा, अब रूल ये है कि जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी उसका आधा होगी और पॉजिटिव होगी। तो लेट्स से अगर ये है -10 तो ये है प्लस, अगर तुम गौर से देखो ना, जितना मैंने पोटेंशियल एनर्जी दिखाया है उसका आधा मैंने काइनेटिक एनर्जी दिखाया है। अगर फॉर एग्जांपल ये है -4 तो मैंने इसको कितना दिखाया? +2। समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि मुझे बस इस चीज का ध्यान करना है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी उसका आधा हो और पॉजिटिव हो। नहीं समझ आ रही है? आ रही है कि भाई ये अगर आपके पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है तो ये आपके काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है। एहसन बाबू, समीर, समझ आ रहा है? आप लोग समझ आ रहा है? अब अगर आप गौर से देखें तो इसका एक बड़ा अहम कंक्लूजन है, वो ये कि सर इसका मतलब तो ये है कि एक सैटेलाइट की टोटल एनर्जी पॉजिटिव हो ही नहीं सकती। व्हाट इज टोटल एनर्जी? सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। ऐसा ही है ना? अब दो चीजों को आप सम कर रहे हो जिसमें से एक चीज पॉजिटिव है और एक चीज नेगेटिव है। नेगेटिव वैल्यू बड़ी है हमेशा और पॉजिटिव वैल्यू हमेशा छोटी है, तो सम हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव ही आएगा। आप समझ लो, मैं आपसे कहता हूँ -5 और क्या कहते हैं +2.5 को ऐड कर दो तो आंसर नेगेटिव ही आएगा ना, -2.5 आएगा। अगर फॉर एग्जांपल काइनेटिक एनर्जी -100 है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी -100 है तो काइनेटिक एनर्जी +50 है। तो सम निकालोगे जब दोनों का सम निकालोगे तो नेगेटिव वैल्यू डोमिनेट करेगी ना, ओवरऑल आंसर नेगेटिव ही आएगा। तो अगर आप एक बात को समझ लें, एट एनी पॉइंट magnitude of kinetic energy will be half the magnitude of potential energy। समझ लो? इसको मैं थोड़ा सा ऐसे करता हूँ, मैग्नीट्यूड से अच्छा लगता है, ऐसे लिख दो, एट एनी पॉइंट the value of kinetic energy will be half the value of potential energy but positive। सही है? ये देखो बेटा, ये जो मैंने ग्राफ बनाया ना, ये जो ग्राफ बनाया, ये ग्राफ है किस चीज का? टोटल एनर्जी का ग्राफ है। किस चीज का ग्राफ है बेटा? दिस इज द ग्राफ फॉर टोटल एनर्जी व्हिच इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल। देखो ना, मेरी बात समझो ना। लेट्स से जब काइनेटिक एनर्जी है +5, ये रैंडमली वैल्यू अज्यूम कर रहा हूं सिर्फ समझाने के लिए, और काइनेटिक एनर्जी है +5 और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? -5। तो इसका सम क्या आएगा? -5 आ जाएगा ना? आएगा या नहीं आएगा? जब काइनेटिक एनर्जी है लेट्स से +2 तो ये कितना होगा? -4। तो उस पर टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? -2 हो जाएगी ना। तो टोटल एनर्जी क्या हो रही है? हमेशा नेगेटिव आ रही है। अब जरा इस बात को समझिएगा कि जैसे जैसे
आप सरफेस से दूर जा रहे हैं, जैसे जैसे आप सरफेस से दूर जा रहे हैं काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, ऐसे। और टोटल एनर्जी भी बढ़ रही है। उसकी वजह ये कि अगर काइनेटिक एनर्जी 50 कम हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी 100 बढ़ जा रही है, तो ओवरऑल टोटल एनर्जी तो बढ़ रही है ना। आप समझ रहे हो मेरी बात? काइनेटिक एनर्जी कम हुई और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी। एक चीज कम हो रही है, दूसरी चीज बढ़ रही है, लेकिन जो बढ़ रही है वो ज्यादा है और जो कम हो रही है वो कम हो रही है, जिसकी वजह से ओवरऑल टोटल एनर्जी क्या हो रही है? बढ़ रही है। लेकिन टोटल एनर्जी बढ़ के भी पॉजिटिव नहीं होगी, क्योंकि एट एवरी पॉइंट अगर वो सैटेलाइट है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो अपनी वैल्यू में पोटेंशियल एनर्जी का आधा होगी और पॉजिटिव होगी, या पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू में डबल होगी और नेगेटिव होगी। क्या आप लोगों को ये 3 ग्राफ समझ में आते हैं? फिर एक मजे की बात बताऊंगा, फिर एक ऐसी बात बताऊंगा कि मजा आ जाएगा। अब इसको ये तो नहीं बोलते पोटेंशियल एनर्जी डोमिनेट कर रही है, बट हाँ ये ओवरऑल आंसर नेगेटिव है। एड़ो मजो आयो डाडो मजो आयो। हाँ भाई बताऊं भाई, सीन ये था शायद मैं तुम लोगों को एएस में ही बताया। When my elder sister was doing her masters in physics, मैं तुम लोग की एज का ही था। पहले ना एक बार उसकी इंटर्नशिप लगी फिजिक्स में ना, तो अब्बा ने मुझे भी साथ भेज दिया कि बहन अकेली जाएगी इतनी दूर, तू भी साथ जा। तो रोज सुबह उठ के बिला वजह में बाल झाड़ के बहन के साथ जाता था और उसकी इंटर्नशिप में साथ में बैठा रहता था, देखता रहता था चारों तरफ। खैर उससे मुझे फायदा हुआ था, कैलिब्रेशन में बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला। लेकिन उसके बाद एक और सानिया बहन ने ऐसा किया कि मैं बोलूँ यार ये कौन लोग हैं। हुआ ये कि उसकी यूनिवर्सिटी में हो रहा था एक साइंस का इवेंट। अब जैसे बच्चे होते हैं ना आपके स्कूलों में, कॉलेज में, जब साइंस इवेंट होता है तो आपको टिकट्स दी जाती हैं कि भाई टीमें लेकर आओ, इसको बेचो किसी को। बहन ने मुझे ही भेज दिया, घर आके मुझे उसने समझाया, और मुझे जैसे गरीब को कन्विंस करना इतना आसान था। उसने बोला हमारे यूनिवर्सिटी में एक बहुत अच्छा साइंस इवेंट होगा जिसमें खाना बहुत अच्छा होगा। मैं आगे कुछ सुना ही नहीं, मैंने खाना अच्छा होगा, आई एम कमिंग। फिर उसने बड़ा समझाया, बड़े बड़े प्रोफेसर सारे हैं, ये होगा। मैंने नहीं, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट ही नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि खाना तीनों दिन मिलेगा। सही है। तो मैं अब्बा के पास पहुंच गया। अब्बा साइंस इवेंट है, प्रोफाइल बनेगी, मुझे जाना है, पैसे चाहिए। तो बहरहाल मैं चला गया। अब जब मैं वहां गया तो वो बहन के वादे के मुताबिक खाना तो बहुत अच्छा था, लेकिन इवेंट था स्पेस साइंसेस के ऊपर। 3 दिन की वर्कशॉप थी, ठीक है। निनवास्ट इस्लामाबाद में एक इदारा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वैक्यूम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नाम से। उनके पूरे प्रोफेसर आए हुए थे जो आपके यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में कोई प्रेजेंटेशन दे रहे थे, वर्कशॉप कर रहे थे। और वो जो बाबे बातें करे ना, वो तो यूं मेरे ऊपर से जाए ना कि क्या बोल रहे। मैं हाथ जोड़ के घड़ी देखूं खाना कब खुलेगा। सही है। 3 दिन में अपने को कुछ समझ में नहीं आया, एक्सेप्ट फॉर वन थिंग कि एक बड़ी उम्र के प्रोफेसर थे, वो अंकल बार बार एक चीज रिपीट करते हैं, बेटा 100% वैक्यूम पॉसिबल नहीं है, बेटा 100% वैक्यूम तो पॉसिबल ही नहीं है, बेटा 100% वैक्यूम तो पॉसिबल ही नहीं है। वे बताते थे अमेरिका ने इतना परसेंट वैक्यूम बनाया है, जापान ने इतना बनाया है, कोरिया ने इतना परसेंट वैक्यूम बनाया है, हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह इतना परसेंट वैक्यूम बना लिया, लेकिन बेटा 100% वैक्यूम तो पॉसिबल ही नहीं है। स्पेस में आप यहाँ चले जाएंगे तो इतना वैक्यूम हो जाएगा, और वहां चले जाएंगे तो मैक्सिमम इतना वैक्यूम हो जाएगा, लेकिन बेटा 100% वैक्यूम तो पॉसिबल ही नहीं। तो 3 दिन बाद जब मैं घर आया तो अब्बा ने मेरे से पूछा बेटा क्या सीखा। मैं लगा 100% वैक्यूम पॉसिबल नहीं है, ये मैंने सीख लिया। अच्छा रात गई बात गई, खाना हजम हो गया, पैसे वसूल हो गए। फिर जब ये टॉपिक पढ़ना शुरू किया ना, तब मुझे वो अंकल की बात याद आई कि बेटा 100% वैक्यूम तो पॉसिबल ही नहीं है। देखिए जब मैंने आपको सैटेलाइट पढ़ाया था तो मैंने आपसे क्या कहा था, एक बार सैटेलाइट ऐसे लॉन्च हो जाए कि उसकी स्पीड ऐसे एडजस्ट हो जाए
कि रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स और उस पॉइंट पर अवेलेबल ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाए, हमारी 10-15 साल के लिए जान छूट जाती है, फिर सैटेलाइट मस्त घूमे चक्कर खाए, ऐसा ही है। तो 10-15 साल के बाद लेकिन हम कहते हैं कि उसमें वेयर एंड टेयर आना शुरू हो जाता है। 10-15 साल उसकी लाइफ होती है, फिर सैटेलाइट को वापस बुलाना पड़ता है क्योंकि फिर वो खराब हो चुका होता है आमतौर पर। अब और इम्प्रूवमेंट आ चुकी है। वो क्यों होती है? क्योंकि बेटा 100% वैक्यूम पॉसिबल नहीं है। हम स्पेस में जब सैटेलाइट को छोड़ते हैं ना, तो अनलाइक जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वो तो बहुत ही खतरनाक एटमॉस्फेयर है। हमारे तो एटमॉस्फेयर में इतनी रेजिस्टिव फोर्सेस हैं कि आपकी सोचो कि बहुत डेंस एटमॉस्फेयर है। बट जैसे जैसे आप दूर जाते आते हो, सैटेलाइट आमतौर पर जब आप फेंकते हो ना, तो वो अच्छा खासा स्पेस में वो रीजन होता है जहाँ पर रेजिस्टिव फोर्सेस ना होने के बराबर होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 100% वैक्यूमिंग हुई है, क्योंकि बेटा 100% वैक्यूम तो पॉसिबल ही नहीं है। अब होता ये है कि जब आपका सैटेलाइट जाता है ना किसी ऑर्बिट पे, और जब वो रेजिस्टिव फोर्सेस के अगेंस्ट वर्क कर रहा होता है, ठीक है, बहुत हैवी रेजिस्टिव फोर्सेस नहीं होती है, बट ऑन अ स्पैन ऑफ मंथ्स डेज उस पे इंपैक्ट आना शुरू हो जाता है हल्का। और जब वो रेजिस्टिव फोर्सेस के अगेंस्ट वर्क डन कर रहा होता है ना, तो वो सैटेलाइट आहिस्ता आहिस्ता अपना ऑर्बिटल रेडियस लूज करना शुरू कर देता है। वो सैटेलाइट बाहर से बोलो अंदर आना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि होता ये है कि जब एक सैटेलाइट अगेंस्ट द रेजिस्टिव फोर्स वर्क डन करता है, तो उसकी टोटल एनर्जी कम होती है। ये दुनिया का उसूल है। ये दुनिया का उसूल है कि जब आप रेजिस्टिव फोर्सेस के अगेंस्ट, देखो एक तो आइडियल सिचुएशन है ना, जो हम थ्योरेटिकली पढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे ड्रॉप किया, ऑब्जेक्ट की सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। ये उस वक्त जब कोई रेजिस्टिव फोर्सेस नहीं है। लेकिन जब रेजिस्टिव फोर्सेस ऐड करती हैं, तो ऑब्जेक्ट अपनी टोटल एनर्जी को लूज करता है ना, इन वर्क डन अगेंस्ट द रेजिस्टिव फोर्सेस। तो जब आप अपनी टोटल एनर्जी को लूज कर रहे होते हैं, यानी आपकी टोटल एनर्जी क्या हो रही होती है? कम हो रही होती है। तो आपका साथ साथ ये भी कम हो रहा होता है, क्या? रेडियस कम हो रहा होता है। आप अंदर की तरफ आ रहे होते हो, अंदर की तरफ आते हुए आप वर्क डन करते हो अगेंस्ट द रेजिस्टिव फोर्सेस, जिसकी वजह से आपकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। लेकिन वही वाली बात है, काइनेटिक एनर्जी अगर 50 बढ़ती है तो पोटेंशियल एनर्जी 100 कम हो जाती है, तो टोटल एनर्जी तो कम होती है। तो हम कहते हैं कि रेजिस्टिव फोर्सेस कॉज द सैटेलाइट टू मूव इन अ न्यू स्मॉलर ऑर्बिट। कि इन प्रैक्टिकल अगर अभी हम अज्यूम कर लें कि सैटेलाइट में कोई थ्रस्टर नहीं लगा हुआ, कुछ भी नहीं लगा हुआ, बस आपने एक बार छोड़ दिया है, तो ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि वो जिंदगी भर घूमता रहे, क्योंकि प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ रेजिस्टिव फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी। क्यों? क्योंकि बड़ा 100% वैक्यूम पॉसिबल नहीं है। तो रेजिस्टिव फोर्सेस कॉज द सैटेलाइट टू मूव इन अ न्यू स्मॉलर ऑर्बिट व्हेन इट्स टोटल एनर्जी डिक्रीजेस एज देयर इज वर्क डन अगेंस्ट द रेजिस्टिव फोर्सेस। क्योंकि जब आप अंदर आ रहे होते हो तो यू आर डूइंग वर्क डन अगेंस्ट द रेजिस्टिव फोर्सेस। तो अंदर आते हुए टोटल एनर्जी डिक्रीज करती है, बिकॉज देयर आर हीट लॉसेस ड्यू टू वर्क डन अगेंस्ट द रेजिस्टिव फोर्सेस। तो ऐसा नहीं है बस काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन याद कर लो, ये ग्राफ आना चाहिए। तो हम अंदर से जैसे आ रहे हैं कि एनर्जी लूज हो रही है, लेकिन हम एनर्जी लूज इसलिए कह रहे हैं कि अंदर आ रहा है। हम एनर्जी लूज कर रहे हैं तो अंदर आ रहे हैं। टेक्निकली आप रेजिस्टिव फोर्सेस के अगेंस्ट वर्क डन कर रहे हो, जिसके वजह से आप टोटल एनर्जी कम कर रहे हो। टोटल एनर्जी जब कम होती है तो ऑटोमेटिकली रेडियस क्या होना शुरू हो जाता है? कम होना शुरू हो जाता है। रेजिस्टिव फोर्सेस वो जो मतलब जो एयर रेजिस्टेंस होती है उसकी वजह से जो रेजिस्टिव फोर्सेस होती है, बियॉन्ड इंफिनिटी इज नॉट अ थिंग ना, इज नॉट अ थ्योरेटिकल थिंग। इवन प्रैक्टिकल तो छोड़ दो, थ्योरेटिकली भी देयर इज नो सच थिंग एज बियॉन्ड इंफिनिटी। बोलो ना, क्या यहाँ तक आप सारे मेरे साथ हैं?
क्या यहाँ तक आप सारे फिजिक्स के इश्क में गिरफ्तार हो चुके हैं? देखो ग्राफ में रेजिस्टिव फोर्सेस नहीं दिख रहा है क्योंकि ग्राफ फोर्स का है ही नहीं, एनर्जी और डिस्टेंस का ग्राफ है। लेकिन ग्राफ में तुम्हें एक चीज समझ आनी चाहिए कि एनर्जी कंजर्व नहीं है। जब तुम अंदर आ रहे हो, अंदर आते हुए होता क्या था, आप पोटेंशियल एनर्जी लूज करते थे और काइनेटिक एनर्जी गेन करते थे। अगर रेजिस्टिव फोर्सेस नहीं होती तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी लूज होती है उतनी काइनेटिक एनर्जी गेन होती है ना। अगर आप पोटेंशियल एनर्जी, पीछे कल ही क्वेश्चन कराया था ना, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। क्यों? क्योंकि रेजिस्टिव फोर्सेस नहीं कंसीडर करते थे। यहाँ पे मुझे एक बात बताओ ना, पोटेंशियल एनर्जी अगर 100 कम हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी 50 बढ़ रही है, तो बाकी 50 कहाँ गई? बाकी 50% कहाँ गया? बाकी चला गया वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टिव फोर्सेस में, जिसे आप हीट लॉसेस कहते हो। Anas baby, are you able to understand? एक गिवन ऑर्बिट में नहीं होती बट अंदर आता जाएगा तो चेंज हो जाएगी ना। हाँ 100% वैक्यूम में नो रेजिस्टेंस, लेकिन बड़ा 100% वैक्यूम तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, चलो एक शायरी सुनाने का दिल चाह रहा है, सुना दो, फिर इसका एक पास पेपर क्वेश्चन करो। सुना दो। इरशाद, इरशाद तो मेरे टीचर का नाम था तो सर इरशाद बोला था। ऑनलाइन वाले बर्दाश्त कर लेना है। आपने कितने लोगों ने ये सुना है, मेरे ही लहू पर गुजर औकात करो, हमसे ही अमीरों की तरह बात करो। नहीं सुना, नहीं सुना, समझ भी नहीं आया। समझ भी नहीं, तर्जुमा करके समझाना पड़ा। उर्दू बोलने वालों को उर्दू का शेर उर्दू में तर्जुमा करके बताना पड़ता है, टेंशन नहीं। मेरे ही लहू पर गुजर औकात करो, लहू कहते हैं ब्लड एंड स्वेट, यू लिव ऑन माई ब्लड एंड स्वेट, ओके। मेरे ही लहू पर गुजर औकात करो, गुजर औकात मतलब टू स्पेंड योर टाइम, हमसे ही अमीरों की तरह बात करो। So you live on my blood and sweat and then you talk to me like you are the rich one. समझ रहे हो? नहीं समझ आ रही है? आगे आगे। मेरे ही लहू पर गुजर औकात करो, हमसे ही अमीरों की तरह बात करो। Then एक सितम रात करो, वो दोस्त के दुश्मन को भी तुम मात करो। लाइक सितम समझते हो ना, जो दिन में भी सितम रात में भी सितम, मात करने का मतलब होता है पीछे छोड़ देना। तो दोस्त लाइक तुमने तो दुश्मनों को भी पीछे छोड़ दिया। सो दिन एक सितम रात करो, वो दोस्त के दुश्मन को भी तुम मात करो। नेक्स्ट वन इज माय फेवरेट वन, दामन पे कोई छींट ना खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। दामन समझते हो, कपड़े में जो दामन होता है, दामन पे कोई छींट, खंजर मीन्स वो छुरी जिससे आप अटैक करते हो, ना खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। करामात मीन्स मैजिक, यू नो, समथिंग व्हिच इज बियॉन्ड रैशनल एक्सप्लेनेशन। तो अक्सर लाइक कोई बंदा बहुत सफाई से कोई काम करता है ना, तो उसको उर्दू में ताने के तौर पे कहते हैं कि दामन पे कोई छींट ना खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो के करामात करो। हमको जो मिला है वो तुम्ही से तो मिला है, इस पे ये तस्वीर बनती है। हमको जो मिला है वो तुम्ही से तो मिला है, हम और भुला दें तुम्हें क्या बात करो। And then the last one is बकने भी दो आजिज को जो बोले है बके, बकने भी दो आजिज को जो बोले है बके है, दीवाना है दीवाने की क्या बात करो। So आप लोगों ने नहीं सुना है इससे पहले कभी? तुम लोग वही सुनते हो, डब्बे में डब्बा, डब्बे में खरगोश, है ना, इससे बाहर ही नहीं आए होगे तुम लोग अभी तक। अच्छी पोइट्री पढ़ो यार, लाइक जो जेन्युइन फिजिक्स पढ़ते हैं ना वो लाइक दे आर ऑलवेज अटैच्ड टू पोइट्रीज। हाँ भाई, सॉरी फॉर द ब्रेक गाइस, लेट्स गेट बैक। छुरी से काटे हैं, अटैक नहीं करते।
सर क्यों पॉसिबल नहीं है 100% वैक्यूम? यार असल में प्रॉब्लम ये है, एटम मजाक थोड़ी है। अबे एटम इतना छोटा होता है ना, लाइक जो हम इतने में से कहते हैं ना वैक्यूम पंप लगाया गैस बाहर निकल गई। हाँ गैस निकल गई, 99% निकल गई, 99.5% निकल गई। अभी एक एटम का साइज पता है कितना होता है? लाइक डिग्री एंगस्ट्रॉम में होता है। तो इवन स्पेसिस में भी जाके भी लाइक आप अपनी पूरी इंजीनियरिंग निकाल दो, तब भी कोई ये नहीं बोल सकता है कि मैंने 100% एक एक गैस जो है ना यानी सैंपल से बाहर निकाल दिया, उसके अंदर एक एटम नहीं है। और एक अभी गैसियस एटम मजाक थोड़ी होता है। लाइक आपकी तबीयत दुरुस्त हो जाएगी अगर आप उस गैसियस एटम से भिड़ना शुरू हो जाओगे ना, तो निकाल निकाल के थक जाओगे, वहां से तुम्हें मिलते रहेंगे। तो हाँ देखो स्पेस इज अ वेरी गुड स्टैंडर्ड फॉर वैक्यूम। यानी यूँ समझ लो, अगर तुम इंटरनेट पे सर्च करोगे ना कि अभी तक हमें जो सबसे तगड़ा वैक्यूम मिला होगा, तो आई थिंक वो 10⁻⁻20 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी, जिसको टॉर कहते हैं, सही है। बट जो आमतौर पर दुनिया में लोगों ने जो आर्टिफिशियल वैक्यूम्स बनाए हुए हैं ना, वो 10⁻⁻8 तक गए हुए हैं, आई थिंक -8 -10 तक गए हुए हैं। ये भी मजाक नहीं है। लाइक वैसे ये ऐसा वैक्यूम है कि आपको फील भी नहीं होगा। बट एक होता है ना कि नहीं मुझे 100% वैक्यूम चाहिए कि एक एटम भी ना हो, वो इतनी अंधेरी मची हुई है। समझ लो, आपका जो पूरा यूनिवर्स है ना वो मेजॉरिटी हाइड्रोजन का बना हुआ है, ठीक है ना। लाइक इस यूनिवर्स की 99% कॉम्पोजिशन हाइड्रोजन की है। भाई गैसियस हाइड्रोजन का साइज मजाक थोड़ी है। लाइक ठीक है, आप जैसे तो दूर जाते जाते हो ना स्पेस में, तो यू विल फाइंड मोर एंड मोर वैक्यूम, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग देयर इज नो सच थिंग एज, यानी आज तक किसी साइंटिस्ट ने आज तक किसी रिसर्च के थ्रू ना प्रैक्टिकली ना इवन स्पेस में कोई 100% वैक्यूम नहीं देख लिया। हाँ ये जरूर है कि उस लेवल का है कि जिसको आप अज्यूम कर लो तो एक अलग बात है। बट वही वाली बात है, ऑन अ स्पैन ऑफ 10 years और स्पैन ऑफ 15 years यू विल फाइंड दोस रेजिस्टिव फोर्सेस टू एग्जिस्ट। और हमारा सैटेलाइट तो वैसे भी स्पेस में इतना दूर थोड़ी होता है, लाइक ये कुछ 1000 किलोमीटर पीछे होता है, तो वहां पर लाइक ठीक है वैक्यूम होता है, बट स्टिल वहां पे तो कंसिडरेबल रेजिस्टिव फोर्सेस होती है। हाँ ये हवा नहीं, जैसे जिसमें जहाज उड़ रहा है हवाओं में वैसी रेजिस्टिव फोर्स नहीं होती, बट होती जरूर है। ओके बहुत बहुत नॉमिनल होती है, बहुत नॉमिनल होती है, बट जिसको हम कंसिडर भी नहीं करते। पूरा चैप्टर हमने कंसिडर नहीं किया, बट एक जगह एक प्रैक्टिकल डिस्कशन आ गया जहाँ पे आपको बता दिया। Sir, this graph is showing as far as you go to the potential energy increases and the kinetic energy decreases, and this is then for an orbit for an object going further, but life for object orbiting its graph would stay constant after 9 years it would shrink. नहीं ऐसा नहीं होता कि 9 साल हो गए एकदम से अंदर आ गया, वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर आ रहा था। तभी मैंने ना ये ड्राइंग बना के समझाने की कोशिश की है कि लाइक एकदम आहिस्ता 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 अंदर आने की कोशिश करता है, बट प्रैक्टिकली अंदर आता भी नहीं, क्योंकि अब हमारे पास ऐसे सैटेलाइट्स हैं जिनमें थ्रस्टर्स लगे हुए होते हैं। जब हमें फील होता है ना कि अपनी पोजीशनिंग को लूज करें, तो थ्रस्टर कोई एडिशनल फोर्स लगा के उनको वापस ले जाता है उस लाइन पे। तो प्रैक्टिकली इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, बट हाँ पता जरूर होना चाहिए। अब एक काम करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, आपको काफी आइडिया होगा उससे। पहला सवाल तो ये कि भाई आप शो कर दें, तो भाई एक हमारे पास ना एक सैटेलाइट है जिसका मास है ms। अब उन्होंने सैटेलाइट का मास ms बोल दिया, तो हम ms ही लेंगे, ठीक है। और एक ऑर्बिटल रेडियस है, वो रेडियस है x, तो ठीक है हम x लेंगे। द प्लैनेट may be considered to be an isolated uniform sphere where its mass concentrated at its center। आपसे कहता है कि भाई शो कर दो काइनेटिक एनर्जी gmms over 2x। तो आप बोलोगे भाई ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड्स द, यहीं से स्टार्ट करते हैं सैटेलाइट में, इसके अलावा हमें कोई दूसरी इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स इज mv²/r, बट मैंने यहाँ पे mv²/x लिखा है और mv ms लिखा है, क्योंकि जो सिंबल असाइन हुआ है ना क्वेश्चन में, हम गोना यूज दैट सिंबल। ओके अब उन्होंने रेडियस को x लिया हुआ है, तो हम उसे x ही लिखेंगे, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स भी gmm/r² की जगह मैं लिखूंगा gm/ms/x²। समझ लो आप लोग मेरी बात। फिर क्या होगा भाई, इधर से स्क्वायर से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ मास कैंसिल करने का बड़ा दिल चाहेगा, बट कर मत देना, फिर काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन नहीं बनेगी। समझ लो, फिर काइनेटिक एनर्जी इज ½ mv²। यहाँ बना हुआ है ऑलरेडी, बस चुप से जो अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था, दोनों तरफ 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, इंशाल्लाह अफाका होगा। तो बन गई काइनेटिक एनर्जी ½ mv² इज इक्वल टू 1/2 gmms over
x, यही है वो फसाद की जड़ जिसकी हमें तलाश। आसान है, सारे मेरे साथ हैं। नो नो नो, सही है। अच्छा, फिर कह रहा है काम करो, पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन बना दो। सही है, तो पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन है माइनस जी एम एम ओवर आर। बैठो बैठो बैठो। तो वेज बाबा, वेज बाबा, अच्छा तो पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस जी एम एम ओवर आर। अब यहाँ पे अगेन द डिस्टेंस इज एक्स एंड द मास ऑफ द सैटेलाइट इज एम एस, तो ये हो जाएगा माइनस जी एम एम एस ओवर एक्स। ऐसे ही है। टोटल एनर्जी निकालनी है अगले पार्ट में, तो वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 जी एम एम ओवर आर और पोटेंशियल एनर्जी इज जी एम एम ओवर आर। तो वो जो हमने पीछे इक्वेशन बनाई हुई थी, जी एम एम एस ओवर एक्स और पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस जी एम एम ओवर एक्स। ये आधा है और ये एक है। 1/2 में से एक माइनस हो गया तो माइनस आधा बन जाएगा। 1/2 माइनस 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 हाफ ना। सॉरी। और हम पहले भी इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं कि जो टोटल एनर्जी है वो नेगेटिव ही होगी, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। वो अलग बात है, वो नेगेटिव में होती है, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव में होती है। क्या याद है? आप सारे मेरे साथ हैं? हाँ, लेकिन अनस लंबी होगी ना, एक चीज का हाफ एम वी स्क्वायर बननी, तो मैं क्यों इतनी लंबी करूं? सारे मेरे साथ हैं? अब आ जाते हैं लास्ट पार्ट में। मेरे ख्याल से ये सारा आंसर अब आप लोग देख सकते हैं खुद ही कि भाई एक सैटेलाइट पे जब स्मॉल रेजिस्टिव फोर्सेस एक्ट करती हैं तो उससे उसका रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट चेंज होता है। ठीक है, तो यूज योर आंसर इन ए टू स्टेट फॉर द सैटेलाइट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, तो टोटल एनर्जी क्या होती है? रेजिस्टिव फोर्सेस के आ जाने से टोटल एनर्जी क्या हो जाती है? डिक्रीज कर जाती है। रेडियस ऑफ ऑर्बिट डिक्रीज कर जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी, काइनेटिक एनर्जी सब डिक्रीज करता है, सिर्फ एक चीज बढ़ रही होती है, वो क्या है? डू आई नीड टू एक्सप्लेन दिस? मेरे ख्याल से अगर आपके दिमाग में वो ग्राफ है जो अभी अभी हमने पढ़ा है, तो जैसे आप अंदर आ रहे थे पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही थी, टोटल एनर्जी भी कम हो रही थी, सिर्फ एक ही चीज बढ़ रही थी और वो क्या थी? काइनेटिक एनर्जी, और रेडियस भी कम हो रहा था। क्या यहाँ तक आप तमाम ख़वातीनो हज़रात मेरे साथ हैं? ठीक है, मजे का लेक्चर था, थोड़ा मिस हो गया आज, घर जाके रिकॉर्डिंग देखो। ठीक है, अच्छा बिल्कुल ऐसा ही है। आज की क्लास हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन है जो मुझे होमवर्क में देने हैं आप लोगों को। ठीक है, उनको आप लोगों ने प्लीज ट्राई करना है, वो मैं देखता हूँ वो कब कराना है आप लोगों को। या आज के लेक्चर के बाद अब पास ग्रेविटेशन के पास में चुन चुन के मारो, कोई एक भी जिंदा ना बच पाए। ठीक है, आप तस्वीरें ले रहे हो, ग्रुप पे जरूर डाल देना। एक मिनट, ठीक है भाई। ठीक है भाई,
It's the end. It's the end. ठीक है भाई, तो इस अपने पन के साथ के अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। आमिर लिया का तो सैम को दें इजाजत, अल्लाह ने के बाद।